जिस जगह पे खैनी रख रहे हैं या तंबाकू या गुटखा, लोग उसको पार्क करते हैं। दे विल पुट इट इन सम प्लेस। लाइक खैनी यूजर को अगर आप देखेंगे तो वो उसको एक जगह पे रखेगा, लिप्स के नीचे या फिर इस टंग के जगह अंदर। पे वेस्टिब्यूल जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो उसको रखते हैं और उस जगह पे वो म्यूकोसा को कट करता है, जो लाइम होता है उसमें वो उसको कट करता है, या केमिकल्स हैं वो उसको टिश्यू को कट करते हैं और फिर वो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं जिससे कि वो नशा उसको होता है। ब्रश जो है वो कब करना चाहिए, ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद? नहीं, बेटर है अगर आप खाने के बाद ब्रश करें। जैसे रात में आपकी लास्ट मील है उसके बाद ब्रश कर लें, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश कर लें, उससे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है जब तक दांत क्लीन रहते हैं। मतलब इंडियन मार्केट में से कौन से टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको ओरल हाइजीन के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है? अगर आप देखें तो ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इन पे बहुत टाइट रेगुलेशंस नहीं है। दीज आर नॉट लाइक मेडिसिन्स। ओके, मेडिसिन्स में आप कहते हैं कि आप ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते, बट जैसे टूथपेस्ट हैं, माउथ वॉश हैं, तो आप इनको फ्रीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। इन पे आप क्लेम भी कर सकते हैं कि इसमें नीम है, इसमें चारकोल है, इसमें वेदर है या नहीं है, या वो आपके लिए इफेक्टिव है या नहीं है, दैट इज़ डाउटफुल। तो कमर्शियल एक एंगल है इसमें। टूथपेस्ट सिलेक्ट करता है, क्या क्या क्राइटेरियाज उनको ध्यान में रखने चाहिए? नीम के ड्रॉप्स ऐड कर दिए तो वो फिर हर्बल कैटेगरी में आ जाता है, वो टोटली हर्बल नहीं है। और ये थोड़ा एक मार्केटिंग एक गिमिक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से होते हैं ब्रशिंग के लिए? टॉप फ्रॉम डाउन टू टॉप टुवर्ड्स द टीथ। जैसे ऊपर के अगर दांत हैं तो आप ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में, ये भी एक क्लीनिंग रेजिमेन है, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसको जेंटल सर्कुलर स्ट्रोक्स में ऐसे कर सकते हैं। इससे ये क्लीन हो जाता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बचपन में उनको गैप नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम उनके गैप्स बढ़ते जाते हैं, उनको गैप्स होने लग जाते हैं। क्या रीजन है और कैसे ठीक किया जा सकता है? ये एक तरह के गम डिजीज है, पेरियोडोंटल माइग्रेशन, मतलब गम्स दांत धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, तो उसको टाइमली करेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक गम डिजीज का एक लक्षण है। एक अच्छी स्माइल, परफेक्ट स्माइल, वो डेंटिस्ट्री में क्या होती है? स्माइल लाइन का, कि आप जब हंसते हैं तो कितने पोर्शन ऑफ द टीथ विजिबल है, कितना आपके लोअर लिप्स किस तरह का आर्च बनाते हैं, और कितने पोर्शन को ढकते हैं और कितने पोर्शन को विजिबल रखते हैं। तो एक कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको एक परफेक्ट स्माइल कहते हैं। कहते हैं ओरल हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, हमें खुलकर हंसना होता है, कुछ बोलना होता है, अगर हमारे दांतों में कोई प्रॉब्लम है या हमें कोई भी ओरल हेल्थ से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, हमारे दांत पीले हैं, मुंह से बदबू आती है, सेंसिटिविटी की दिक्कत है, तो हम कई बार ऑकवर्ड हो जाते हैं, एम्बैरेसमेंट फील होता है। लेकिन अगर आपको अपने ओरल हेल्थ को ठीक रखना है, आजकल तो टोबैको बहुत कंज्यूम करते हैं लोग, टोबैको का कंजम्पशन भी बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओरल कैंसर भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर आप अपने ओरल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ओरल कैंसर भी आपको ना हो, तो आज का ये सेशन आपके लिए है। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे, वॉचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ मौजूद है डेंटल सर्जन जुल्फिकर हफीज। हेलो डॉक्टर। हेलो, हाउ आर यू? या आई एम गुड। सर, सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आज हम डेंटल हेल्थ पर, यानी जो हमारी ओरल हेल्थ है उसके बारे में बात करेंगे। ओरल कैंसर कैसे होता है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, आई एम श्योर आप बहुत लोगों से मिलते होंगे, काफ़ी सारे पेशेंट्स आपके पास आते हैं, इवन सोशल गैदरिंग्स में भी जब आप जाते हैं, आप देखते हैं कि आपको लगता है किसी को देख के कि इसकी स्माइल अच्छी नहीं है, इसके दांत सही नहीं है, या इसके दांत पीले हैं, ऐसा कुछ फील होता है आपको? एज अ डेंटिस्ट तो सबसे पहले यही नोटिस करते हैं, मतलब लोगों के दांत कैसे हैं, क्या अरेंजमेंट है, क्या कलर है, तो ये तो हमारे नोटिस में सबसे पहले ये चीज़ आती है डेफिनेटली। तो आप क्या सजेस्ट, जैसे अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो आप कुछ सजेशन देते हैं लोगों को? नहीं, नॉट इन पब्लिक प्लेस, बिल्कुल ऐसा नहीं करते। मतलब लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप सोशल गैदरिंग में है तो दूसरे लोग ज़रूर, अगर उनको पता चल जाए कि अच्छा ये डेंटिस्ट हैं, तो वो ज़रूर 1-2 क्वेश्चंस पॉप अप कर देते हैं कि रिलेटेड टू देयर ओन हेल्थ। तो बिल्कुल सर, हम सेशन को शुरू करने से पहले तो हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, जहाँ पे आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस और आपको कुछ एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में, एक लाइन में उसका आंसर देना होगा। ओके, ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल है, टूथपेस्ट और माउथ वॉश क्या ज्यादा इफेक्टिव होता है? एक्चुअली थोड़ा रिफ्रेम करना होगा, टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड देन अ माउथ वॉश। ओके,
टूथ ब्रशिंग इज़ द प्राइमरी, सबसे पहली चीज़ वो है। उसके बाद आपका टूथपेस्ट थोड़ा बहुत मैटर करता है, एंड थर्ड नंबर पे आप माउथ वॉश को रख सकते ओके, इलेक्ट्रिक टूथब्रश या मैनुअल टूथब्रश? हैं। स्टडीज़ को माने तो इलेक्ट्रिक बेटर है। Better है? बेटर है, यस। ओके, मैनुअल। फ्लोराइड टूथपेस्ट या हर्बल टूथपेस्ट? दोनों के अपने फ़ायदे हैं और किसी को एक दूसरे के ऊपर तो नहीं रख सकते, बट इन जनरल आप किसी पेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को? यूजुअल कमर्शियली अवेलेबल पेस्ट, दैट इज़ व्हाट वी सजेस्ट। ओके, जब एक कंज्यूमर जो है अगर कोई टूथपेस्ट सिलेक्ट करता है, क्या क्या क्राइटेरियाज उनको ध्यान में रखने चाहिए? ये टूथपेस्ट का एक बेसिक कॉम्पोजिशन है। इट है, उसमें थोड़ा सोप होगा जिससे फोमिंग आएगी, एक एब्रेसिव होगा जिससे सरफेस दांतों की क्लीन होगी, कुछ और एजेंट्स होंगे, फ्लेवरिंग होगी उसमें, कलर होगा, टेस्ट भी अच्छा लगना चाहिए। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसी में अगर आप थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, लाइक नीम के ड्रॉप्स ऐड कर दिए, तो वो फिर हर्बल कैटेगरी में आ जाता है। वो टोटली हर्बल नहीं है। और ये थोड़ा एक मार्केटिंग एक गिमिक है, बिकॉज उस पर बहुत टाइट रेगुलेशंस नहीं होते इन चीज़ों पे। यू कैन कॉल इट अ हर्बल ओके सर, आपने अभी टेस्ट की बात की थी। आपको लगता है कि इंडिया में जो कंज्यूमर्स हैं जब टूथपेस्ट खरीदते हैं तो वो टेस्ट को, उसके कलर को, ब्रांड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं? यस, ऑफ कोर्स। डू यू थिंक इट्स राइट? नहीं, इट्स नॉट राइट, बट कंज्यूमर के लेवल पे ये डिसाइड करना कि कौन सा पेस्ट बेटर है बड़ा मुश्किल है। कुछ चीज़ें जो वो एक इमोशनल रिस्पॉन्स से भी ख़रीदते हैं, तो ऐसे पेस्ट की सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है ओवर टाइम, जस्ट एज एन इमोशनल रिस्पॉन्स कि ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली अच्छा होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, टूथ ब्रश जो है वो कब करना चाहिए? ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद? आइडियली तो ब्रेकफास्ट के बाद। ओके, पर यूजुअली हम ब्रेकफास्ट से पहले करते हैं। नहीं, बेटर है अगर आप खाने के बाद ब्रश करें। जैसे रात में आपकी लास्ट मील है उसके बाद ब्रश कर लें, सुबह नाश्ते के बाद ब्रश कर लें। उससे आपको ज़्यादा टाइम मिलता है जब तक दांत क्लीन रहते हैं, मतलब फ्रॉम ईटिंग फूड। उससे एक ड्यूरेशन मिल जाता है जिसमें दांतों पे कुछ भी चिपका नहीं है, प्लाक कंट्रोल हो चुका है, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल जाता है। ओके, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे या आफ्टर एवरी मील? ट्वाइस अ डे इज़ रिकमेंडेड, आफ्टर एवरी मील थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। एंड टूथ ब्रशिंग के अपने कुछ नुकसान भी हैं, तो ओवर ब्रशिंग, ज़्यादा टाइम ब्रश करना या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से ब्रश करना, ये तो रिकमेंडेड नहीं है। ओके, कितने टाइम तक टूथ ब्रश करना चाहिए? 2 minutes इज़ कंसिडर्ड आइडियल। 2 मिनट। ओके, कोल्ड वाटर या ल्यूकवार्म वाटर? ल्यूकवार्म वाटर डेफिनेटली। ओके, फ्लॉसिंग डेली करना ज़रूरी है, कभी कभी भी चलता है? डेली करना बेटर है, और ट्वाइस अ वीक इज़ ओके। ओके, टंग क्लीनिंग की ज़रूरत होती है? यस, कुछ लोगों को तो ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। ओके, ब्रेसेस और इनविंसिबल अलाइनर्स? इनविजिबल अलाइनर्स। ओके, ब्रेसेस बेटर हैं कंपेयर टू इनविजिबल अलाइनर्स। ज़्यादा कंट्रोल है उसमें। ओके, बच्चों को टूथपेस्ट करना चाहिए? यस, करना चाहिए। 2-2.5 साल पे तो करना चाहिए। ओके, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड ब्रिसल ब्रश, कौन सा यूज़ करना चाहिए? सॉफ्ट रिकमेंडेड। ओके, माउथ सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए? नहीं, नॉट रिकमेंडेड। ओके, मतलब बाय सैनिटाइजर यू मीन सम फ्रेशनर, समथिंग लाइक दैट? हाँ, मतलब जो सैनिटाइजर, जो फ्रेशनर्स लोग यूज़ करते हैं, नहीं, नॉट रिकमेंडेड। नहीं करने चाहिए। ऑल्सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से होते हैं ब्रशिंग के लिए? लाइक इन द माउथ विच एरिया? यस, हाँ। गम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे दांत गम्स से मिलते हैं, वो जोन सबसे इम्पोर्टेंट है। आप हमें डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं प्लीज़? हाँ, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। लाइक ये तो एक आर्टिफिशियल डेंचर है हमारे पास। ओके, दिस इज़ द गम लाइन बेसिकली। ये तो एक आर्टिफिशियल डेंचर है, बट जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो यहाँ पे मसूड़े दांत मिलते हैं Okay. इस जोन में। तो इस जोन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे प्लाक और बैक्टीरिया होंगे तो गम इन्फ्लेमेशन सबसे ज़्यादा कॉज यही करता है। तो इस एरिया को यू हैव टू ब्रश दिस एरिया, दिस हैज़ टू बी केप्ट क्लीन। और यंग लोगों में जहाँ पे जिनके डीप फिशर्स होते हैं, जिनको कैविटीज़ के बड़े चांसेस होते हैं, तो टॉप ऑफ द टीथ कई लोग मिस कर जाते हैं कि जो च्यूइंग सरफेस है उसको नहीं ब्रश करते, तो इसको भी ब्रश करना होता है। यहाँ पे कैविटीज़ होती हैं और इस एरिया में गम इश्यूज होते हैं। ओके, तो ये 2 क्रिटिकल एरियाज हैं यहाँ
और किस मोशन में करना चाहिए? यूजुअली बहुत सारे ब्रशिंग टेक्निक्स हैं, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स एक आम पॉपुलेशन को आप नहीं बता सकते। अगर वो गलत करते हैं तो डैमेज ज़्यादा होता है। तो एक सिंपल मेथड है कि कवर ऑल सरफेसेस ऑफ द टीथ, इनसाइड आउटसाइड ऑन द टॉप। ओके, लाइक ये सरफेस है, इसको कवर करना है आपको, इधर कवर करना है, अंदर भी कवर करना है। दांतों के अंदर की सरफेस को भी आप इस तरह से ऐसे कवर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग, ये चीज़ जो है ये नहीं करनी है, नहीं करनी है। मतलब यू डोंट मूव योर ब्रश लाइक दिस। ये सॉइंग मोशन है, जैसे आरी चला रहे हैं, इससे दांत कट जाते हैं। तो आपको वर्टिकल मोशन में रखना होता है, मतलब सर्कुलर मोशन मेंटेन करना है। थोड़ा सा सर्कुलर रख सकते हैं, दैट इज ईजियर बिकॉज कांस्टेंट कांटेक्ट है। लाइक यू कैन हैव शॉर्ट सर्कुलर स्ट्रोक्स जिसको कहते हैं, छोटे छोटे बारीक सर्कुलर स्ट्रोक्स में हम कर रहे हैं। या फिर आप फ्रॉम डाउन टू टॉप टुवर्ड्स द टीथ, जैसे ऊपर के अगर दांत हैं तो आप ऊपर से नीचे इस डायरेक्शन में, ये भी एक क्लीनिंग रेजिमेन है, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर इसको जेंटल सर्कुलर स्ट्रोक्स में ऐसे कर सकते हैं, इससे ये क्लीन हो जाते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रशिंग टेक्निक्स होते हैं, बट वो बेटर है कि आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करके करें, क्योंकि उससे डैमेज भी होता है। जैसे कुछ बास टेक्निक्स होती हैं जहाँ पे हम सिर्फ इस गम लाइन को ही क्लीन करते हैं, लाइक ब्रश को ऐसे प्लेस करके और इसको जिग-जैग मूवमेंट्स में ऐसे मूव करते हैं। बट इसको प्रॉपरली नहीं करें तो गम रिसीड भी कर जाते हैं, नीचे भी चले जाते हैं, खराब भी हो जाता है। यस, खराब हो सकता है। तो वो कॉमनली रिकमेंडेड नहीं है। सिंपल इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं। और प्लस ये है कि क्या नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से सॉइंग मोशन में नहीं करना चाहिए। इससे यह है कि दांतों के बीच की जो जगह है वो क्लीन नहीं होती और मसूड़े नीचे जाते हैं और दांत कट भी सकते हैं। एब्रेजन जिसको कहते हैं, टूथब्रश एब्रेजन। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने जो डिमॉन्स्ट्रेशन करके देखा, आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और आज से ही वो ये जो टेक्निक है ज़रूर फॉलो करेंगे। एक और मेरा रैपिड फायर का एक सवाल रह गया जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ब्रशिंग प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से एनामल डैमेज हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली डैमेज हो सकता है, यस। ओके, इवन विद अ सॉफ्ट ब्रश, लाइक एक लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है कि सॉफ्ट ब्रश अगर हम लेंगे तो दांत डैमेज नहीं होंगे, बट प्रेशर जितना अप्लाई कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट ब्रश से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, so they can damage their enamel, yes. Okay, so that was our rapid fire round. Okay. अब हम मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट में से कौन से टॉप 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनको ओरल हाइजीन के नाम पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है? सी, ओरल हाइजीन अगर आप देखें तो ये सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, इन पे बहुत टाइट रेगुलेशंस नहीं है। दीज आर नॉट लाइक मेडिसिन्स। ओके, मेडिसिन्स में आप कहते हैं कि आप ये एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते, बट जैसे टूथपेस्ट हैं, माउथ वॉश हैं, तो आप इनको फ्रीली एडवर्टाइज कर सकते हैं। इन पे आप क्लेम भी कर सकते हैं कि इसमें नीम है, इसमें चारकोल है, इसमें वेदर है या नहीं है, या वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है या नहीं है, दैट इज़ डाउटफुल। तो कमर्शियल एक एंगल है इसमें। और कुछ चीज़ें जो मिसलीडिंग हैं, जैसे हर्बल एक वर्ड है जो मिसलीडिंग है, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स वो हर्बल नहीं हैं, वो वही आपके फोमिंग एजेंट्स हैं या एब्रेसिव्स हैं या सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे पेस्ट में यूज़ हो रहे हैं। अगर आपने उसमें थोड़ा भी कंपोनेंट ऐड कर दिया हर्बल का या आयुर्वेदिक का, तो वो आयुर्वेदिक पेस्ट आप उसको लेबल कर देते हैं और लोग थोड़ा सा मिसलीड हो सकते हैं कि इट मे बी बेटर। अनदर प्रोडक्ट दैट आई थिंक इज़, जैसे माउथ वॉशेज़ होते हैं तो उनको प्रमोट किया जाता है कि माउथ वॉश है तो ये आपके लिए ज़रूरी है या इससे ओरल हाइजीन में बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक्चुअली इट इज़ जस्ट सेकेंडरी, वो प्राइमरी नहीं है, फर्स्ट चीज़ नहीं है। और माउथ वॉश, कई सारे ऐसे माउथ वॉश हैं जो सिर्फ एक फ्रेशनर की तरह हैं, माउथ फ्रेश करते हैं, बट उनमें कोई थेराप्यूटिक या मेडिसिनल कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो वो एक लाइक जैसा आपने कहा रॉन्ग मार्केटिंग या गिमिक्स हैं जिनसे, जैसे आपने कहा, पागल बनाया जा रहा है। और कुछ चीज़ें अगर आप सोच सके, जैसे ब्रशेज़ हैं तो ब्रशेज़ के डिज़ाइंस पे बहुत वो है कि ये जिग-जैग है और इसके ब्रिसल्स ऐसे डिज़ाइंड हैं, इफ़ेक्टिव क्लीनिंग करेंगे, ऐसा रियल नहीं है। अगर स्ट्रेट ब्रिसल्स हैं, सिंपल सा ब्रश है, तो वो भी इफ़ेक्टिव क्लीनिंग आप कर सकते हैं। वो आप
पेशेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऑन द कंज्यूमर रादर देन ऑन द डिज़ाइन। ब्रश के डिज़ाइन पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं। नहीं, आपने माउथ वॉश के बारे में बात की थी। एक बार मैंने माउथ वॉश यूज़ किया तो मुझे उससे माउथ अल्सर होने लग गए। हाँ, कई बार कुछ एजेंट्स होते हैं जो आपको एलर्जीज या दे मे नॉट बी सूटेबल फॉर सर्टेन पीपल। यस, इट कैन कॉज काइंड ऑफ बर्न्स कह लीजिए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके करियर का अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड कह लें या सबसे वियर्ड केस क्या रहा है, सबसे वियर्ड पेशेंट आपके पास आया हो? सी हमारे पास ऑन अ डे टू डे बेसिस, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग में काम करते हैं तो कुछ और चीज़ें आती रहती हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ जो हमें पेशेंट्स मिल जाते हैं जिनके पेन है, वियर्ड पेन्स होते हैं और आप लोकेट ही नहीं कर सकते कि पेन कहाँ है, बट पेशेंट बैठा होता है आपके सामने, काफ़ी बड़ी सी फाइल भी होती है उसके पास, उन्होंने सब जगह दिखाया होता है और वो कहते हैं कि दर्द है हमारा, जा नहीं रहा और हमने तो सीटी भी करा ली, एमआरआई भी करा लिया, ये भी करा लिया और न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं कुछ नहीं है, आप भी कहते हो कुछ नहीं है। तो इस तरह के तो पेशेंट्स कॉमन हैं जिनके पेन्स लोकेट नहीं होते, ये पेन कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। और कुछ और ऐसी चीज़ें आती हैं। एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, एक बार एक पेशेंट था जिसको स्मूथ सरफेस केरीज एक चीज़ होती है, जैसे यूजुअली आप देखेंगे दांतों में जो जहाँ पे फिशर्स होते हैं वहाँ पे कैविटीज़ होती हैं, या दांत जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे कैविटीज़ होती हैं। स्मूथ सरफेसेस पे कैविटीज़ जनरली नहीं होती, या ऊपर के टीथ फ्रंट सरफेसेस पे कैविटीज़ जनरली नहीं होती। अब एक पेशेंट था जिसके उन एरियाज़ में कैविटीज़ थी जहाँ पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते, जो एरियाज़ बहुत इजीली क्लीन हो जाते हैं जहाँ पे कैविटीज़ नहीं होती। तो इस तरह का एक पेशेंट आया हमारे पास, तो मैंने कहा कि ये आपके कैविटीज़ तो हैं बट लोकेशन बड़ी ऑड है और ऐसा यूजुअली होता नहीं है अनलेस कोई ऐसी मेडिकल इशू हो, रेडिएशन की हिस्ट्री हो किसी पेशेंट की, या फिर उसको कोई साइकोजेनिक ऐसे ड्रग्स दवाएं दी जा रही हों, या फिर ड्रग यूज़र हो, ड्रग अब्यूज़र लाइक मेथाम्फेटामिन वगैरह से भी काफ़ी रॉटन टीथ के अपीयरेंस आती है। तो जब पेशेंट से बात हुई तो उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, इसमें से ऐसी तो कोई भी चीज़ नहीं है। यंग पेशेंट था वो और उसने डिनाई कर दिया कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया, ठीक है अगर कॉज हमें तो नहीं पता चल रहा बट कोई बात नहीं, वी विल डू वॉट एवर नेसेसरी, जो भी ट्रीटमेंट है वो करेंगे। उसके बाद वो पेशेंट चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वाइफ वापस आई। अच्छा। उसने बताया कि सर हम इनको दवाएं देते हैं, साइकेट्रिक मेडिकेशन देते हैं, लेकिन इनको बताए बिना देते हैं क्योंकि ये अदरवाइज लेंगे नहीं। यस, तो विद कंसल्टेशन विद द डॉक्टर एंड ऑल हम इनको दवाएं देते हैं, फूड में देते हैं। इनको नहीं पता, आप भी मत बताइएगा। अच्छा, यस, ओके। तो कॉज अल्टीमेटली हमें मिल गया कि क्यों ये हो रहा है। यस, क्यों ये कैविटीज हो रही। इसके साथ ही मेरा एक और सवाल है सर आपसे कि मेजर क्या ओरल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे बेसिक, जैसे हमारा ये जैसे पॉडकास्ट है, दिस इज़ फॉर कॉमन पीपल, एक जनरल सा पॉडकास्ट है, तो इसमें गम डिजीज़ बहुत कॉमन है। गम इन्फ्लेमेशन, जिंजिवाइटिस जिसको कहते हैं, वेरी कॉमन। और केरीज, यू कुड से कि 90% प्लस ऑफ द पॉपुलेशन विल हैव कैविटीज़, मतलब एट सम पॉइंट अपने ज़िंदगी के किसी हिस्से में उनको कैविटीज़ होंगी। आजकल तो छोटे बच्चों को भी हो रही हैं। छोटे बच्चों को भी हो रही है, यस। तो केरीज जो कैविटीज़ होती हैं, दांत में कीड़ा लगना और मसूड़े की सूजन, ये सबसे कॉमन है। इतने कॉमन है कि शायद कोई भी इन बीमारियों से शायद बचा हुआ ना हो। हमारे बॉडी के अगर किसी अलग किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके सिम्टम्स हमें इतने क्लियरली नहीं दिखते, लेकिन जब टीथ में कोई प्रॉब्लम होती है, दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें सिम्टम्स बहुत इजीली दिख जाते हैं। जैसे पेन होना शुरू हो जाता है, या फिर कैविटीज में जैसे आपने बताया तो वो क्लियरली आप देख पाते हो कि हाँ कैविटी का प्रॉब्लम है। देख पाते हैं कैविटीज में फूड फंसना। एक जब पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं तो एक कॉमन सी बात होती है, यहाँ पे खाना फंस जाता है। ओके, तो अगर उनको ऐसा कुछ दिख रहा है, क्या पहले स्टेप्स होने चाहिए? कुछ चीज़ें तो वो खुद से मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन कैविटी अगर इस पॉइंट पे है कि पेशेंट उसको नोटिस कर पा रहा है तो शायद वो खुद से उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी। कैविटी को हटा करके उसको रेस्टोर करना पड़ेगा दांत को। गम इन्फ्लेमेशन, गम डिजीज़ में थोड़े बहुत स्टेप्स पेशेंट्स ले सकते हैं। प्रॉपर क्लीनिंग अगर नहीं रखते हैं तो
ब्रशिंग एडुकेट कर लें, ये सब कर सकते हैं। कुछ एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉशेज़ यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो शायद वो अपने लेवल पे कर सकते हैं। प्रोफेशनल हेल्प ले लेना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ओके। और जो सेंसिटिविटी होती है और पायरिया होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। सेंसिटिविटी के बहुत कॉजेज़ हो सकते हैं। सेंसिटिविटी को आप इस तरह से समझिए कि दांत की सरफेस है जहाँ पे आपको पानी लग रहा है या स्वीट लग रहा है। अब जो एनामल होता है वो इतना सेंसिटिव तो नहीं होता। यूजुअली डेंटिन है जो सेंसिटिव होता है। तो अगर कैविटी हो रही है और कैविटी थोड़ी डीप है तो टूथ सेंसिटिव होगा, या मसूड़े रिसीड कर गए, नीचे चले गए हैं, तो वो एरिया एक्सपोज हो गया है जहाँ पे एनामल नहीं है या एनामल बहुत थिन है, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी होगी। और जैसे आपने बताया पायरिया और इसमें क्या लिंक है या क्या कॉमन है, तो पायरिया में गम्स नीचे जाएंगे ओवर टाइम, और गम्स नीचे जाएंगे, रूट्स एक्सपोज होंगे, तो वो एरिया सेंसिटिव होंगे। तो पायरिया में सेंसिटिविटी रिपोर्ट होगी डेफिनेटली, बट मतलब ऑल केसेस ऑफ पायरिया सब में सेंसिटिविटी ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्ट हो, और सेंसिटिविटी ऐसा नहीं है कि सेंसिटिविटी है तो 100% पायरिया है। दोनों डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। दोनों थोड़ा सेपरेट प्रॉब्लम्स हैं। ओके डॉक्टर, मैंने एक केस स्टडी पढ़ी थी जिसमें बताया जा रहा था कि अगर आपकी गम हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रहती, तो आपको प्री मैच्योर बेबीज भी हो सकते हैं। ये बात कितनी सही है? ये बात सही है, और सिर्फ प्री मैच्योर बेबीज़ की बात नहीं है। डायबिटीज़ का इंसिडेंस हायर है विथ गम डिजीज़, कार्डियक इश्यूज, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स, इवन अल्जाइमर्स डिजीज़। कैसे लिंक्ड है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की बात है बेसिकली, और थोड़ा टॉक्सिन्स और बैक्टीरिया की भी बात है। अगर माउथ हेल्दी नहीं है तो बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स बहुत ईजिली ब्लड के रूट से ट्रैवल कर जाते हैं। इट्स अ पोर्टल टू द सिस्टम। वो बॉडी में आप उसको एंट्री दे रहे हैं उन चीज़ों को। जैसे स्किन कट जाती है तो स्किन को तो आप कवर कर लेते हैं या वो हील अप कर जाता है, बट ब्लीडिंग गम्स हैं या वो एरियाज एक्सपोज्ड हैं तो बहुत ईजिली बैक्टीरीमिया, माइल्ड बैक्टीरीमिया बहुत ईजिली आपके दांतों से, मसूड़े से आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ओके। बहुत से लोगों को ना दांतों में खून भी निकलता है, उसकी भी प्रॉब्लम होती है, वो क्यों होता है? गम इन्फ्लेमेशन, मसूड़ों की सूजन, और अच्छा। उसका प्राइमरी जो कल्प्रिट है, जो कॉज है, वो प्लाक है। प्लाक क्या होता है? प्लाक एक फिल्म है, बैक्टीरियल फिल्म है जो दांतों के ऊपर बन जाती है। थिन फिल्म होती है जो ऐसे दिखती नहीं है। कुछ डिस्क्लोजिंग एजेंट्स से उसको देखा जा सकता है, बट वैसे आपको नहीं दिखती, बट 12 आवर्स में एक प्लाक की लेयर दांतों पे बन जाती है। और उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज होती हैं, वो टॉक्सिन्स भी होते हैं जो गम्स को इरिटेट करते हैं, इन्फ्लेम करते हैं। तो प्लाक कंट्रोल एडिक्वेट रहेगा, सही रहेगा, तो गम इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं। अगर नहीं होगा तो प्लाक की वजह से गम्स अनहेल्दी होंगे, गम्स सूज जाएंगे। इन्फ्लेमेशन बॉडी का एक रेस्पॉन्स है टू एनी काइंड ऑफ इंजरी। तो अगर गम्स सूज रहे हैं तो वो भी एक इंजरी का रेस्पॉन्स है। ओके डॉक्टर, मुझे आपसे जानना था कि जो अगर किसी की ओरल हाइजीन अच्छी नहीं, ओरल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पहचाना जाए? मतलब पेशेंट के लेवल पे या पेशेंट के लेवल पे? कुछ कॉमन चीज़ें हैं, जैसे बैड ब्रेथ है। बैड ब्रेथ एक बहुत इजी साइन है, अदर्स कैन नोटिस। आपको पता चलता है, दूसरों को भी पता चलता है। और ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग ड्यूरिंग ब्रशिंग या स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, वो भी हो सकता है। खाना फंसना, कैविटीज़, ये चीज़ें हैं जो इजीली नोटिस हो सकती हैं। पेन तो ऑब्वियसली नोटिस हो सकता है। पेन है तो आपको कंसर्न होता है कि क्यों पेन हो रहा है, कैविटी हो गई है या मसूड़ों की दिक्कत है, क्या है, तो ये चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। आपको लगता है लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सारी चीज़ों में? हाँ, मेजर रोल है। मेजर रोल है। इट्स जैसे आप ओरल हाइजीन बहुत अच्छी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, या फूड इनटेक उस तरह का नहीं है, हेल्दी फूड नहीं है, तो वो चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कंज्यूम करने से भी दांतों पे असर पड़ता है? कोल्ड ड्रिंक्स में एसिड का कंपोनेंट होता है, काफ़ी सारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, और ये एनामल को सॉफन करता है, एनामल को वीकन करता है, डिज़ोल्व भी कर देता है। तो अगर ज़्यादा कंजम्पशन है या ज़्यादा देर तक कंजम्पशन है, दांत कितने टाइम तक उस एनवायरनमेंट में है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। कितना एक्सपोज्ड है। किसी ने 2 मिनट में कोल्ड ड्रिंक पी ली,
किसी ने धीरे धीरे आधे घंटे में उसी कोल्ड ड्रिंक को फिनिश किया तो उसको डैमेज ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कितने ड्यूरेशन तक वो कांटेक्ट में है। कोल्ड ड्रिंक्स आर डैमेजिंग डेफिनेटली। वेप करने से भी दांत खराब होते हैं, वेपिंग से? वेपिंग पे इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है, वेपिंग एक थोड़ा नया फिनोमेना है। स्मोकिंग पे तो है डेफिनेटली, बट वेपिंग पे उतना नहीं। वेपिंग के इश्यूज़ हैं, हेल्थ कंसर्न्स तो हैं, लंग्स पे बहुत इफ़ेक्ट है उसका, लंग्स स्कारिंग एंड ऑल ये सब है, बट ओरल हेल्थ पे अभी इतने ज़्यादा कोई स्टडीज़ नहीं है। और जो लोग स्मोकिंग, आपने बोला कि स्मोकिंग की वजह से होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके दांत किस हद तक खराब हो सकते हैं? स्मोकिंग तो डायरेक्टली रिलेटेड है टू गम हेल्थ, टू गम डिजीज़, जिंजिवाइटिस, गम इन्फ्लेमेशन, पेरियोडोंटाइटिस, जो मसूड़ों की जो दिक्कतें हैं उससे तो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक्ड है। और दूसरे कंसर्न्स तो हैं ही ऑब्वियसली, जो टोबैको यूज़, तंबाकू के इस्तेमाल से जो चीज़ें रिलेटेड हैं, कैंसर्स एंड ऑल, वो तो है ही। तो जो लोग टोबैको या फिर जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ओरल कैंसर हो सकता है? उसका तो डायरेक्ट लिंक है, मतलब ये तो प्राइमरी कॉज है। और इंडिया में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कैंसर्स हैं तो ओरल कैंसर्स हैं, और टोबैको सबसे बड़ा कल्प्रिट है। द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज डोंट यूज टोबैको। बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ। ऑल्सो सर, जो लोग ओरल सेक्स करते हैं क्या उससे भी ओरल कैंसर हो सकता है? रेयर है, मतलब ऑफ कोर्स होता है, बट वो थोड़ा टेक्निकल है। जैसे अगर आपके पॉडकास्ट पे जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये वायरसेस से रिलेटेड है, कुछ ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस होते हैं, HPV, और HPV के कई सारे वेरिएंट्स हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। उसमें कुछ वायरसेस हैं जो हाई रिस्क वायरसेस कहते हैं जिनको, कुछ लो रिस्क हैं। तो हाई रिस्क वायरसेस प्लस मल्टीपल पार्टनर्स प्लस मतलब वो भी एकदम से नहीं होता, लाइक उसकी कई साल की हिस्ट्री होती है, और उसमें भी इंसिडेंस बहुत लो है, लेट्स से 1%। तो एक रेयर इंसिडेंस में आप कह सकते हैं कि यस ये लिंक है, ये होता है, बट उसके इंसिडेंस बहुत लो है। और HPV इन्फेक्शंस इतने अनकॉमन नहीं है, बट हाई रिस्क HPV होना थोड़ा अनकॉमन है। और ओरल कैंसर के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? एक ग्रोथ होगी यूजुअली। आप अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो टोबैको यूज से हम उसको अगर रिलेट करें स्ट्रेट अवे, तो टोबैको यूज़र्स में आपको कुछ चेंजेस दिखते हैं, लाइक वाइट पैचेस। जैसे जिस जगह पे खैनी रख रहे हैं या तंबाकू या गुटखा, लोग उसको पार्क करते हैं, दे विल पुट इट इन सम प्लेस। ओके, लाइक खैनी यूजर को अगर आप देखेंगे तो वो उसको एक जगह पे रखेगा, लिप्स के नीचे या फिर टंग के अंदर, वेस्टिब्यूल जिसको कहते हैं, वहाँ पे वो उसको रखते हैं, और उस जगह पे वो म्यूकोसा को कट करता है, जो लाइम होता है उसमें वो उसको कट करता है, या केमिकल्स हैं वो उसको टिश्यू को कट करते हैं, और फिर वो केमिकल्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं, जिससे कि वो नशा उसको होता है। ओके, तो वो एरिया जो है वो डैमेज होता है धीरे धीरे, और वहाँ पे आपको एक वाइट पैच दिखता है जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, तो वो स्टार्टिंग साइन होता है। तो अगर वाइट पैचेस दिख रहे हैं तो इमीडिएटली स्टॉप कर देना चाहिए। यूजुअली तो हम लोग नोटिस करते हैं कि ये वाइट पैच हो रहा है, और अगर ग्रोथ होने लगे उसी वाइट पैच में तो डेफिनेटली मतलब इट इज़ अ केस ऑफ ओरल कैंसर। ओके सर, डू यू थिंक कि सोसाइटी का भी इसमें कोई रोल है? बिकॉज हमारे एड्स चलते हैं टोबैको के ऊपर, जिनको हम आइडियल मानते हैं वो लोग भी प्रमोट करते हैं, तो आपको लगता है इसका बहुत भी सारा कोई रोल पैसा है इसमें, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स इसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो बहुत हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है एक तरह से अगर कहा जाए। मतलब गलत प्रोडक्ट है, बट सेल्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसकी। एडिक्टिव है क्या ये? हाईली एडिक्टिव। गुटखा इज पर्टिकुलरली एडिक्टिव, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर उन्होंने एक बार शुरू किया तो बहुत मुश्किल होता है यस। ऐसी क्या चीज़ होती है उसमें कि इतना एडिक्शन हो जाता है? एडिक्टिव प्रोडक्ट्स के साथ तो यही आप नशा होता है, तो जैसे निकोटीन है वो रिलीज हो रहा है बॉडी में, तो इट हैज इट्स एडिक्शन। पर कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी हैं अब मार्केट में। ऑल्टरनेटिव्स च्युइंगम्स होते हैं, निकोटीन जिनसे डिलीवर हो जाता है, और च्युइंगम्स हैं, पैचेस होते हैं जिनसे निकोटीन तो डिलीवर हो जाता है, बट जो हार्मफुल पार्ट है वो आप रिमूव कर सकते हैं। दैट कैन बी डन इन सर्टेन सिचुएशंस, बट आप यूजुअली देखेंगे कि अगर आपने स्मोकर के लिए रिप्लेस किया, उसको एक पैच दे दिया कि ये पैच लगा लो, या किसी
टोबैको यूज़र को आपने च्युइंग गम दे दिया तो उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी लो है, उनको वो फील नहीं आती जो कन्वेंशनल टोबैको या गुटखा या इन चीज़ों से या स्मोकिंग से आती है, वो फील नहीं आती। तो एडॉप्शन बहुत लो है, और जहाँ पे कंसर्न बहुत हाई ना हो या बिल्कुल ये हो कि अच्छा ये मुझे डैमेज कर रहा है, आई कैन नो लॉन्गर यूज़ इट, अब मुझे बंद करना है, जब तक वो स्केयर के लेवल पे नहीं आता तब तक लोग उसको नहीं छोड़ पाते। ओके तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, ओरल कैंसर के मेजरली जो रीज़न है वो टोबैको है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो यस 100% आप उसको कह लीजिए। अगर हम इस पॉडकास्ट के लेवल पे अगर हम कहें कि एक जो हमारी रीच है जिन ऑडियंस के लिए, तो टोबैको तो प्राइमरी है, और हम जिस एरिया में हैं वहाँ पे भी प्राइमरी है, लाइक वेस्टर्न यूपी बिल्कुल बहुत हाई कंजम्पशन है ऑफ गुटखा एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, बहुत ज़्यादा है। और भी कॉजेज़ हैं, इस अल्कोहल भी है, कंट्रीब्यूटर है। कुछ कॉजेज़ हैं जो जैसे कि शार्प टीथ हैं, वो एक डेंटल कंसर्न है, शार्प टीथ हैं, लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे, और उसकी वजह से कांस्टेंट इरिटेशन या कट्स लग रहे हैं माउथ में, वो भी एक कॉज है जो एटलीस्ट डेंटिस्ट तो कॉमनली उसको देखते हैं। तो सर ये जो ओरल कैंसर होता है, इसके क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है? क्या इसको ट्रीट किया जा सकता है? इसको डेफिनेटली ट्रीट किया जा सकता है, और यूजुअल प्रोटोकॉल तो सर्जिकल होता है, सर्जरी की जाती है, जो लीजन है उसको हटाया जाता है, फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी। ये एक, अब इसमें देखना होता है किस स्टेज पे कैंसर है, उस हिसाब से सर्जरी प्लान होती है। या तो सिर्फ उस लीजन को हटाया जाता है जो स्पॉट है जहाँ पे कैंसर है, या फिर डिसेक्शन करके नोड्स को भी हटाया जाता है अगर वो स्प्रेड कर गया है तो। और फिर रेडियोथेरेपी, मतलब रेडिएशन जिसको सिकाई कहते हैं कॉमनली, वो भी एक्सटेंट कितना स्प्रेड है उस पर डिपेंड करता है, कीमो भी उसी पे डिपेंड करती है। लेकिन प्राइमरी अगर पहला मैनेजमेंट आप कहें ओरल कैंसर का, तो वो सर्जिकल ही है। ओके और कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में? सर्जिकल तो सिंगल सेशन ही होता है, उसके बाद फिर रिकवरी होती है। रिकवरी में कितना टाइम लगता है? ये एक्सटेंट ऑफ द लीजन पे ही डिपेंड करेगा। सिंपल सर्जरीज भी हो सकती है, अगर बहुत एक लोकल साइट है और उसको बस हटा दिया गया तो वो तो बहुत बेसिक रिकवरी है। अगर कुछ कमांडो सर्जरीज होती हैं 8-8 घंटे चलती हैं, तो वहाँ पे तो फिर रिकवरीज में बहुत टाइम लगता है। और उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि कितना एक्सटेंट था, लिम्फ नोड्स तक चला गया है, मेटास्टैसिस है, ये सब बहुत सी उसमें, ये तो बहुत टेक्निकल हो जाता है उस लेवल पे, काफ़ी टेक्निकल है। और इट कैन बी फ्रॉम जस्ट वन सर्जिकल सेशन, और या फिर इवन 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। कीमोथेरेपी के, रेडियोथेरेपी के कई सेशंस की ज़रूरत भी पड़ सकती है। ये स्प्रेड पे और स्टेजिंग होती है कैंसर की, तो स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि सिर्फ ट्यूमर लेवल पे है या नोड लेवल पे है या मेटास्टैसिस, मतलब शरीर में भी फैल गया है। Okay. तो ये उसकी क्लासिफिकेशन होती है। कितनी स्टेजेस होती हैं? TNM क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो यू हैव अ ट्यूमर, नोड, मेटास्टैसिस, TNM। उसमें 0, 1, 2, 3 इस तरह से उनमें भी सब कैटेगरीज होती हैं। तो पेशेंट को देख करके उनके स्कैन्स वगैरह करके स्टेजिंग की जाती है। स्टेजिंग के बाद ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि अच्छा इस पेशेंट को इतनी ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ T1 है, T2 है, मतलब सिर्फ ट्यूमर लेवल पे है, मेटास्टैसिस नहीं है, तो सर्जिकल करके फिर वो एंड हो जाता है, दैट इज़ द एंड। बट अगर रेडिएशन भी है तो रेडिएशन के कई सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, कीमो है तो कीमो के कई सेशंस की ज़रूरत, तो फिर ये काफ़ी लंबा भी चल सकता है टोटल क्योर तक पहुंचने के लिए। फिर उसके रिव्यूज़ भी होंगे, फिर पेशेंट को वापस बुला के चेक भी किया जाएगा, पेट स्कैन होंगे देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है भी या नहीं। ओके जैसे अभी आपने बताया कि ओरल जो कैंसर होता है वो क्योरेबल है। हाँ, डेफिनेटली क्योरेबल है। और इसके कितने % चांसेस होते हैं कि पेशेंट परफेक्टली रिकवर हो जाएगा? ये स्टेजिंग पे डिपेंड होगा। अगर एडवांस स्टेज है, अगर अच्छा। मेटास्टैसिस लेवल पे है हाँ। तो फिर तो मुश्किल हो जाती है। ओके डॉक्टर, इसके अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओरल कैंसर से हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को ना दांतों में गैप की प्रॉब्लम बहुत होती है, एंड इवन बहुत ऐसे लोग हैं जो बचपन में उनको गैप नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम उनके गैप्स बढ़ते जाते हैं, उनको गैप्स होने लग जाते हैं। क्या रीजन है और कैसे ठीक किया जा सकता है? कुछ गैप्स नेचुरल होते हैं, डायस्टेमास होते हैं, और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर
एस्थेटिक ये है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता तो आप उसको क्लोज करा सकते हैं, ब्रेसेस लगवा के क्लोज करा सकते हैं, विनियर्स करके लेयरिंग करके भी क्लोज कर सकते हैं। अगर ये ओवर टाइम ओवर ईयर्स डेवलप कर रहे हैं, लाइक अगर कोई मिडिल एज में है और कहता है कि पहले दांत ठीक थे अब ये बाहर की तरफ ऐसे फैलते जा रहे हैं, तो ये एक तरह के गम डिजीज़ है, पेरियोडोंटल माइग्रेशन, मतलब गम्स दांत धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, तो उसको टाइमली करेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक गम डिजीज़ का एक लक्षण है। कब हम डेंटल इम्प्लांट्स करते हैं, कब हम वीनियर्स करते हैं और कब हम अलाइनर्स डालते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में बताइए। बहुत सेपरेट चीज़ें हैं। इम्प्लांट्स तो मिसिंग टीथ के लिए किए जाते हैं, या तो सिंगल मिसिंग टूथ हो या फिर एक सेगमेंट है जो मिसिंग है, जैसे कि फ्रंट का कोई पोर्शन है मिसिंग है तो वहाँ पे इम्प्लांट्स करके दांत लगा दिए जाए, या फिर च्यूइंग एरिया है वहाँ पे कुछ टीथ नहीं है तो 2 इम्प्लांट्स लगा के 3 दांत लग गए, तो इस तरह से च्यूइंग एरिया, या फिर फुल माउथ भी दांत लगाने हैं, दांत नहीं है तो वहाँ पे भी इम्प्लांट्स करके मिसिंग टीथ के लिए दांत नहीं है और दांत लगाने हैं, फिक्स्ड दांत लगाने हैं तो इम्प्लांट्स यूज़ किए जाते हैं। और दूसरा आपने पूछा विनियर्स आर्टिफिशियल लेयर्स हैं, सेरामिक के लेयर्स होते हैं, प्राइमरीली एस्थेटिक्स मतलब लुक्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर शेड अच्छा नहीं है, कई बार शेप चेंज करने के लिए दांतों की, इन चीज़ों के लिए लेयरिंग सेरामिक के लेयर्स यूज़ की जाती हैं। टोटली एस्थेटिक है, इसका कोई मेडिकल कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ लुक्स और कॉस्मेटिक्स की बात है। तो विनियर्स थिन लेयर होते हैं सेरामिक के जिनको बॉन्ड कर दिया जाता है दांतों के साथ, ये विनियर्स हैं। और एक तीसरा अलाइनर्स यूज़ होते हैं दांतों के अलाइनमेंट को करेक्ट करने के लिए। अलाइनर्स जैसे नाम ही अलाइनर्स है, तो जेनेरिक एक जो कैटेगरी अगर आप पूछें कि इसका नाम क्या है तो वो क्लियर अलाइनर्स कहते हैं उनको। क्लियर अलाइनर्स मतलब ये कि वो दिखते नहीं हैं और उनका पर्पस है दांतों को अलाइन करना, मतलब जगह पे पैक करके लाना। नहीं, अगर दांत आगे पीछे हैं, आड़े तिरछे हैं तो उनको अलाइन करना। अलाइनमेंट मतलब एक अरेंजमेंट में लेके आना, तो दैट इज़ अ क्लियर अलाइनर। अब क्लियर अलाइनर्स के कई तरीके हैं, कई कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल डेंटिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं अलाइनर्स को। तो अलाइनर्स करेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे कन्वेंशनली पहले से ब्रेसेस यूज़ होते थे जो तार लगाए जाते थे, उसके लिए एक नया ट्रीटमेंट है जिसमें आप रिमूवेबल अलाइनर्स आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, आपने एस्थेटिक्स की बात की थी, तो बहुत से लोगों को ऑब्सेशन रहता है परफेक्ट स्माइल का। एक अच्छी स्माइल, परफेक्ट स्माइल, वो डेंटिस्ट्री में क्या होती है? परफेक्ट स्माइल कई चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। आपके फ्रंट टीथ की विजिबिलिटी कितनी है, और फ्रंट टीथ यूजुअली आप समझ लीजिए कि सामने के ऊपर के 6 दांत ये फ्रंट टीथ हैं, 3 अप टू दी कैनाइंस जो कॉर्नर टीथ होते हैं वहाँ तक। और इनका रेशो क्या है, जब आप सामने से एक पेशेंट को देखते हैं, एक पर्सन को देखते हैं, तो वो किस रेशो में वो टीथ हैं, गोल्डन रेशो जिसको कहते हैं। और एक कंपोनेंट है स्माइल लाइन का, कि आप जब हंसते हैं तो कितने पोर्शन ऑफ द टीथ विजिबल है, कितना आपके लोअर लिप्स किस तरह का आर्च बनाते हैं, और कितने पोर्शन को ढकते हैं और कितने पोर्शन को विजिबल रखते हैं। तो एक कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जिसको एक परफेक्ट स्माइल कहते हैं। ओके, आपके पास आते हैं पेशेंट्स परफेक्ट स्माइल से रिलेटेड क्वेरीज लेके? एक्चुअली हम परफेक्ट स्माइल्स क्रिएट करते हैं विथ विनियर्स, बट कंसर्न सिर्फ परफेक्ट स्माइल के नहीं होते, कई बार शेप एंड शेड की भी होते हैं। लाइक दांत अदरवाइज ठीक हैं, हेल्दी हैं, बट उनका कलर ठीक नहीं है, फ्लोरोसिस है, जैसे मॉटलिंग है, ब्राउन है टीथ, या येलो है, ब्राउन है, स्पॉटी टीथ हैं, पैची टीथ हैं, तो उनमें विनियर्स करके परफेक्ट स्माइल्स क्रिएट की जा सकती हैं। कई बार वोर्न आउट टीथ भी हैं, उनमें भी विनियर्स करके हम परफेक्ट स्माइल दे सकते हैं। टीथ की क्लीनिंग कितने टाइम में कराते रहना चाहिए? अगर बहुत अच्छा ओरल हाइजीन मेंटेनेंस है तो उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 6 मंथली क्लीनिंग करा ही लेनी चाहिए, नथिंग लाइक दैट। बट अगर एक
लेवल वो है जहाँ पे आपके टीथ पे जो डिपॉजिट्स हैं वो आपको डिजीज़ दे रहे हैं, गम इन्फ्लेमेशन दे रहे हैं, गम रिसेशन हो रही है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली करा लेना चाहिए अगर ये पॉसिबिलिटी है कि उससे आपको नुकसान हो रहा है डिपॉजिट से या गम इन्फ्लेमेशन से। और दूसरा ये है कि आप डेंटिस्ट को दिखा लीजिए अगर डिपॉजिट ज़्यादा हो रहे हैं, वो अगर नोटिस करते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है, लाइकलीहुड है कुछ ऐसा होने का, तो क्लीनिंग करा सकते हैं। पीरियोडिक क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 6 मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। बस ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रॉपरली किया जाए, उसको बहुत एग्रेसिवली दांतों को क्लीन ना किया जाए, मतलब विद जेंटल फोर्स या मैनुअल क्लीनिंग की जाए, नॉट विथ योर अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट्स। इफ़ यू अगर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कराते हैं, एवरी 6 मंथ्स ऐसे कराते हैं तब। ओके। ऑल्सो जब हम दांतों की बात करते हैं तो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम मुंह से ही खाना खाते हैं, तो वो पूरा कनेक्शन है, एक डायरेक्ट कनेक्शन है। तो किस तरह की फूड आइटम्स अवॉइड करने हैं अगर आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी है? तो वो चीज़ें जो आपके जनरल हेल्थ के लिए अच्छी हैं वही ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं। रॉ फूड्स या नेचुरल फूड्स, अवॉइड प्रोसेस्ड, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड से तो बचें। अल्ट्रा प्रोसेस में क्या क्या आता है? जैसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे प्रोसेस्ड फूड हम जब कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी कमर्शियली अवेलेबल फूड है वो प्रोसेस्ड, वो तो है, बट अगर उसका टेक्सचर और उसके एक्चुअल जो कंपोनेंट है वो आपने चेंज कर दिया तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड की कैटेगरी में चला गया, जहाँ पे आपको यही नहीं पता कि प्राइमरी कंपोनेंट इसमें क्या है। जैसे अगर आप कोई ऐसा आप ब्रांड ले लें, जैसे नमकीन के कई ब्रांड होते हैं, नॉट रियली नमकीन, लाइक वेफर्स और इस तरह की चीज़ें जो मेज़ से बनी है, बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये मेज़ से ही बनी है, या जिसमें हाई फ्रक्टोज सिरप ऐड कर दिया गया। तो जहाँ पे एक्चुअल फूड का टेक्सचर ही चेंज हो गया, वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड कैटेगरी है, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड फॉर योर जनरल हेल्थ एंड फॉर योर डेंटल हेल्थ एज वेल। अब प्रोसेस्ड फूड है तो जैसे कर्ड है, दही है, तो दही भी एक प्रोसेस्ड फूड है, लेकिन हम उसको ज़माने से यूज़ कर रहे हैं। प्रोसेस्ड बिकॉज आपने मिल्क से कर्ड बना लिया, या चीज़ है तो चीज़ भी एक प्रोसेस्ड फूड है, तो उसके भी कई लेयर्स हैं, कई कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप प्रोसेस से अल्ट्रा प्रोसेस में चले जाते हैं। नेचुरल फूड्स खाना बहुत आसान नहीं है, तो कुक्ड फूड ही खाएंगे डेफिनेटली, बट कुक्ड फूड इज़ हेल्दी। नेचुरल फूड्स खाइए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुक्ड वेजिटेबल्स, ये सब अच्छे हैं, और ग्रेन्स वगैरह जो नेचुरली अवेलेबल हैं वो अच्छे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस से बचिए। जो फैक्ट्री मेड फूड है, अगर एक जनरल सेंस में कहा जाए, थिंग्स विच आर अवेलेबल इन पैकेट्स और कमर्शियली जो आपको मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो वो चीज़ें अवॉइड कर लेंगे, एक बेसिक गाइडलाइन की तरह अगर हम बात करें। ओके। क्योंकि जहाँ पे फूड का टेक्सचर चेंज होता है वहाँ पे उसका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। लाइक अगर एक नमकीन है जो जैसे है या है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो जब आप उसको माउथ में लेते हैं तो वो है तो क्रंची, बट जस्ट लीव इट फॉर अ मोमेंट इन द माउथ, इट विल मेल्ट। ठीक है, एंड देन इट इज़ जस्ट मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ईजिली अवेलेबल फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जिस पे बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत जल्दी एसिड्स बनाते हैं, तो वो बहुत ईजी सिंपल शुगर्स हैं जिनको बहुत जल्दी ब्रेक डाउन किया जाता है, बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, और वो आपके ओरल एनवायरनमेंट को फ़ौरन एसिडिक बना देते हैं। ओके। तो इस तरह के फूड से बचना चाहिए। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात हो रही थी, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही वो एसिडिक हैं ही, तो दे विल क्रिएट एन एसिडिक एनवायरनमेंट। माउथ को एसिडिक आपको नहीं रखना है, अगर एनामल को और दांतों को प्रोटेक्ट करना है तो एसिडिक से उसको बेसिक आप या न्यूट्रल एक पीएच जिसको कहते हैं मेंटेन करके रखना है, तो वो आपके जनरल डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। सर एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि चमचमाते सफ़ेद दांतों के लिए क्या करना होगा? एक तो ये है कि नेचुरली अगर चमचमाते सफ़ेद दांत है तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं डेफिनेटली। एनामल को थोड़ा केयरफुली हैंडल करें, मतलब डोंट डिस्ट्रॉय इट, अवॉइड थिंग्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एनामल तो यूज़ में आएगा। आप दांत से खाते पीते हैं तो कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर होगा। ब्रशिंग भी आप करते हैं तो अगर एक टूथ है जो 6 ईयर्स पे आप का एक टूथ आया, जैसे फ्रंट टूथ है 6-7 ईयर्स पे माउथ में आ गया,
अब 50-year-old पर्सन तो वो दांत है वो 40 साल 50 साल माउथ में है, तो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आएंगे, वेयर एंड टेयर होगा, एनामल थिन आउट होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लाइफ लॉन्ग उसको उसी प्रिस्टीन कंडीशन में मेंटेन कर सकते हैं, बट हाँ आप उसकी लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं। तो उसमें बेटर ये है कि वो चीज़ें अवॉइड की जाएं। अब कुछ तो हार्मफुल चीज़ें हैं जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, ये चीज़ें अवॉइड की जाएं। एसिडिक ड्रिंक्स की जैसे बात आई, नॉट जस्ट योर कैंड ड्रिंक्स एंड ऑल, अगर आप फ्रूट जूसेस की भी बात करें तो वो भी थोड़े बहुत डैमेजिंग हो सकते हैं। कई हेल्दी फूड्स हैं वो डैमेजिंग हो सकते हैं। सिट्रस जो जिसमें काफ़ी एसिडिक होता है, उसका अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है या बहुत देर तक वो माउथ में रहता है तो वो भी डैमेज कर सकता है, दांतों को सेंसिटिव भी बना सकता है, एनामल को भी डिज़ोल्व कर सकता है। और कुछ अननोन फैक्टर्स होते हैं, पेशेंट्स को नहीं पता होते, जैसे एसिडिटी, जिसको टेक्निकल टर्म में GERD कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। रिफ्लक्स डिजीज जिसको कह लीजिए, जो कॉमनली कहते हैं कि खट्टी डकारें आना। हाँ, बहुत तो कॉमन है आजकल, क्योंकि डाइजेशन उतना अच्छा नहीं है या बैठे रहते हैं लोग, मूवमेंट उतना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो एसिडिटी होती है। अगर एसिड रिफ्लक्स है, माउथ में भी एसिड आता है और वो आपके एनामल को डैमेज करता है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं वो काफ़ी लो pH होते हैं, दे आर वेरी एसिडिक। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो फूड से आपके डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है या आपकी हैबिट से भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ डैमेजिंग टीथ। कई बार पेशेंट्स को हम कहते हैं कि अच्छा ये आपके दांत, जैसे कुछ एरियाज़ हैं जो यूजुअली वेयर आउट नहीं होंगे, जैसे दांतों के अंदर की सतह वो वेयर आउट नहीं होगी जनरली, बट जिनके ये रिफ्लक्स डिजीज़ है उनके इरोजन दिखती है, अंदर के सर्फेसेस वर्न आउट होते हैं। तो एज अ डेंटिस्ट हम तो फ़ौरन देख लेते हैं कि अच्छा ये पैटर्न दिख रहा है, इट मीन्स कि इनको एसिडिटी है। तो पेशेंट सरप्राइज भी होता है कि अरे हाँ है, तो आपको कैसे पता? तो ये एक पैटर्न है। अब ये कई साल तक उसी प्रॉब्लम को अगर लेके बैठे रहते हैं तो दांत को डैमेज होता है डेफिनेटली। तो इस तरह की कई हिडन चीज़ें होती हैं, कई बड़ी ऑब्वियस चीज़ें होती हैं जिनको अगर अवॉइड करेंगे, या कुछ पेशेंट्स हैं जिनको ब्रक्सिज्म की हैबिट होती है, दांतों को भींचना, ये किटकिटाना, दांतों को ग्राइंड करना, सबकॉन्शियसली करते हैं, उससे भी टीथ डैमेज होते हैं। जब डेंटिस्ट के पास आएंगे तो हम देखते हैं कि अरे ये दांतों के एजेस इतने शार्प क्यों हो रहे हैं, या दांत इतनी जल्दी क्यों घिसे हुए दिख रहे हैं, फ्लैट सरफेसेस क्यों दिख रहे हैं। तो पेशेंट्स तो डिनाई कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम ऐसा नहीं करते। तो इस तरह के, जैसा मैंने बताया कि कई कुछ तो सामने जो आपको डैमेजिंग चीज़ें दिख रही हैं और कुछ हैं जो हिडन है, जिनसे डैमेज हो रहा है और पेशेंट या तो इग्नोर करता है, पता ही नहीं होता कई बार। तो ऐसी भी चीज़ है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को ओरल हाइजीन पर, ओरल कैंसर से कैसे बच सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं, ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। इट वॉज अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सो मच सर। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।